हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर में मैं आपके साथ में बहुत सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाला हूँ। जी हाँ, बहुत सारे कॉन्सेप्ट, एक नहीं। आज के इस वीडियो में हमारा जो मकसद होगा वो क्या होगा? सबसे पहला होगा हाउ टू कैलकुलेट ईपीएस। ईपीएस कैसे कैलकुलेट की जाएगी? ईपीएस का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर। ईपीएस कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहला मकसद। दूसरा, ईपीएस और ईबीआईटी का रिलेशनशिप क्या होता है। अब ये ईबीआईटी क्या होता है बेटे? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ईपीएस ईबीआईटी का रिलेशनशिप क्या होता है? नंबर 3, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या होता है? नंबर 4, आरओआई कैलकुलेट कैसे करते हैं? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। पहला पॉइंट, हाउ टू कैलकुलेट ईपीएस। ईपीएस कैसे कैलकुलेट करेंगे, यानी अर्निंग पर शेयर कैसे निकालेंगे। फिर ईपीएस ईबीआईटी रिलेशनशिप को समझेंगे। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या होता है, इसको समझेंगे। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी आरओआई को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये हम समझेंगे इसके अंदर में। वाई डेट इज कंसिडर्ड to be the cheapest source of finance। डेट को हम सबसे सस्ता सोर्स ऑफ फाइनेंस क्यों मानते हैं? आपने नोटिस किया होगा, बड़ी से बड़ी कंपनी, चाहे वो रिलायंस है, चाहे वो विप्रो है, आईटीसी है, कोई भी कंपनी है, इनकी अरबों रुपए की अर्निंग्स होती है, अरबों खरबों रुपए की कैपिटल है, फिर भी ये डेट ज़रूर लेते हैं, कर्जा ज़रूर लेते हैं, डिबेंचर से पैसा ज़रूर रेज करते हैं, बैंक लोन ज़रूर लेते हैं। ऐसा क्यों? आपने नोटिस किया होगा कि बहुत सारे बैंक, 99% बैंक जो हैं वो रेंट की जगह पर खुलते हैं। जी हाँ, आपको सुनकर हैरानगी होगी कि बैंक हम लोगों को बोलता है कि आप लोन लीजिए, अपना घर बनाइए, आप लोन लीजिए, अपनी गाड़ी खुद की बनाइए, लेकिन बैंक जितने भी खुद वो रेंटेड जगह पर चलते हैं। ऐसा क्यों? जितने बड़े बड़े शोरूम्स होते हैं वो रेंटेड प्रेमिसेस पर चलते हैं। ऐसा क्यों? इन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि एक ही वीडियो में आपके बहुत सारे टॉपिक्स कवर होने वाले हैं, और इसके अंदर जो क्वेश्चन है वो आपका 1 नंबर से लेकर के 6 नंबर तक क्वेश्चन बड़े आराम से पूछा जा सकता है। यानी किसी भी रेंज में क्वेश्चन बनाया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स हैं। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए भी हम मानते हैं क्योंकि ये इकलौता प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जो आपके एंटायर बिजनेस स्टडी में है, इसीलिए। और ये एक इकलौती ऐसी केस स्टडीज़ है जो केस स्टडीज़ के आने से पहले से आपके सिलेबस में थी, तो इस पर क्वेश्चन बनना लाजमी है, ज़रूर पूछा जा सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इन क्वेश्चन के आंसर्स की। सबसे पहले हम सीखेंगे हाउ टू कैलकुलेट ईपीएस। इस पर आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है। अगर आपको एग्जैक्ट ईपीएस निकालना आ गया तो समझिए कि आपने आधे से ज़्यादा क्वेश्चन को समझ लिया, क्योंकि बाकी सारा एनालिसिस है। अगर कैलकुलेशन में गलती कर दी तो एनालिसिस आपका गलत हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले हमारा सारा फोकस क्या होगा? एनालिसिस पर। हम एनालिसिस करना सीखेंगे। उस एनालिसिस के लिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन के अंदर में ईपीएस को कैलकुलेट करना सीखते हैं। उस क्वेश्चन के अंदर में जो डेटा गिवन है वो हम देख लेते हैं। एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, ठीक है। उस कंपनी की टोटल फंड्स रिक्वायरमेंट है, टोटल फंड्स रिक्वायरमेंट है 30 लाख। ये क्वेश्चन है, ये गिवन है आपको, जो डेटा मैं आपको दे रहा हूं, और इसके बेसिस पर हमने ईपीएस कैलकुलेट करना है। क्या गिवन है? टोटल फंड्स रिक्वायरमेंट है 30 लाख।
30 लाख रुपए की टोटल फंड्स रिक्वायरमेंट है। इंटरेस्ट रेट गिवन है 10%। ठीक है, इंटरेस्ट रेट 10% पर एनम। इसका मतलब क्या है, अगर आप कोई भी डेट लेते हो, बैंक लोन लेते हो, डिबेंचर्स लेते हो, तो उस पर आपको 10% का इंटरेस्ट रेट पे करना होगा। टैक्स रेट गिवन है 30%। टैक्स रेट मतलब इनकम टैक्स रेट जो आपको पे करना है। कई बार खाली टैक्स रेट लिखा होता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पर 30% है। इसके अलावा EBIT हमने ऊपर लिखा था, अभी क्या था, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स क्या होता है अभी मैं डिस्कस करता हूं आपसे। EBIT गिवन है 4 लाख रुपीज। ठीक है, ये डेटा आपको गिवन है और आपको क्या करना है, EPS कैलकुलेट करना है। यू हैव टू कैलकुलेट EPS 3 अलग अलग सिचुएशंस में। जी हाँ, आपको 3 EPS निकालने हैं अलग अलग, एक ही क्वेश्चन में 3 EPS निकालने हैं अलग अलग सिचुएशन में। और वो सिचुएशन आपको दे रखी है, डेट की सिचुएशन आपको दे रखी है। सिचुएशन 1 में जो डेट है वो है आपका नील, 0। ठीक है, सिचुएशन 2 उसमें हम ये मान के चलेंगे कि आप डेट से जो पैसा रेज कर रहे हैं वो है 10 लाख। और सिचुएशन 3 है जिसमें आप डेट कंसीडर करेंगे 20 लाख, डेट इन रुपीस। एक बार मैं क्वेश्चन रिपीट कर दूं, आपको बड़े ध्यान से आपको समझना है, क्वेश्चन को गलती नहीं होनी चाहिए। कंपनी एक्स लिमिटेड है, कंपनी की टोटल फंड्स रिक्वायरमेंट है 30 लाख, इंटरेस्ट रेट है 10% पर एनम, यानी डेट का जो रेट है 10% पर एनम है। टैक्स रेट 30% है, इनकम टैक्स रेट 30% गिवन है। EBIT 4 लाख है। EPS आपको कैलकुलेट करना है विद दिस गिवन इन्फॉर्मेशन। और 3 सिचुएशन आपको दी हुई है। पहली सिचुएशन में आपसे कहा गया कि डेट 0 है, यानी आप डेट से कोई पैसा रेज नहीं करेंगे तो EPS क्या होगी। दूसरी सिचुएशन है 10 लाख रुपीज़ से अगर आप डेट से पैसा 10 लाख रुपए रेज करते हैं तो EPS क्या होगी। और तीसरी सिचुएशन है अगर आप डेट से 20 लाख रुपीज़ रेज करते हैं तो EPS क्या होगी। इस क्वेश्चन को ले करके हम चलेंगे और अलग अलग सॉल्यूशंस निकालेंगे, यानी 3 अलग अलग EPS कैलकुलेट करेंगे हम आपके साथ में। इज़ दैट क्लियर नाउ? कोई दिक्कत इसके अंदर बेटा? इज़ दैट पॉइंट क्लियर नाउ? तो शुरू करें EPS कैलकुलेट करना। कैसे करना है हमें EPS? आइए अब कैलकुलेट करना सीखते हैं EPS। देखिए, क्वेश्चन मैंने आपके सामने रख दिया है और आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। हमारे पास कंपनी की जो रिक्वायरमेंट है वो है 30 लाख रुपए की। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हमें पहले 3 सिचुएशन प्रेडिक्ट करनी होंगी कि जिस सिचुएशन में हमारे को EPS को कैलकुलेट करना है। ठीक है, वो 3 सिचुएशंस यहाँ पर हम प्लॉट कर लेते हैं। सिचुएशंस 1, 2, 3 और यहाँ पर हम ले लेते हैं सीरियल नंबर और पर्टिकुलर्स। इज दैट क्लियर? चलिए अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ए पॉइंट, हमारे पास में सबसे पहले टोटल फंड्स कितने हैं। टोटल फंड्स हमारे को रिक्वायरमेंट कितनी है बेटा? देखिए, कंपनी की टोटल फंड्स रिक्वायरमेंट कितनी है, सबसे ऊपर दे रखा है 30 लाख रुपए। तो तीनों सिचुएशन के अंदर में हमें EPS कैलकुलेट करना है। 30 लाख, 30 लाख, 30 लाख, ये हमारी टोटल फंड्स की रिक्वायरमेंट है। चलिए
बी पॉइंट में कहता है कि हमारे को जो डेट रेज करना है वो 3 सिचुएशन दे रखी हैं। डेट एट द रेट 10%, 10% गिवन है इंटरेस्ट रेट, डेट एट द रेट 10%। ज़रा ध्यान से देखिए, 3 सिचुएशन दे रखी हैं। पहली सिचुएशन में हमें डेट को मानना है 0, दूसरी सिचुएशन में हम मानेंगे कि डेट से हमने पैसा रेज किया है 10 लाख, और तीसरी सिचुएशन में डेट से पैसा रेज कर रहे हैं 20 लाख। देखिए बड़ा एनालिसिस पार्ट है, आपको बड़े आराम से समझना है। टोटल फंड्स की रिक्वायरमेंट है 30 लाख रुपए, तीनों सिचुएशन में ही हमें गिवन है, और कहा गया है कि 3 सिचुएशन अलग अलग है जिसमें हमें ईपीएस कैलकुलेट करना है। सिचुएशन 1, डेट से हम पैसा रेज करेंगे 0, नील। सिचुएशन 2, डेट से पैसा रेज करेंगे 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपीज़, और सिचुएशन 3 में हम पैसा रेज करेंगे 20 लाख। अब बड़े ध्यान से बताएंगे आप मेरे को, सी पॉइंट, इक्विटी से हम कितना पैसा रेज करेंगे तीनों सिचुएशन में। इक्विटी से हम कितना पैसा रेज करेंगे तीनों सिचुएशन में। देखिए हम जो भी पैसा रेज करते हैं या तो इक्विटी से करते हैं या डेट से करते हैं। इज दैट क्लियर? बिना इक्विटी से पैसा रेज की कंपनी बन नहीं सकती, तो हम कभी भी इक्विटी से पैसा 0 तो कर ही नहीं सकते। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? भाई कंपनी बनाने के लिए शेयर होल्डर का होना ज़रूरी है, तो हम पैसा कैसे रेज करते हैं? इक्विटी से, इक्विटी शेयर होल्डर से। अगर मान लीजिए फर्स्ट सिचुएशन में हम डेट से पैसा रेज कर रहे हैं 0, तो बाकी सारा पैसा कहाँ से रेज करेंगे हम? इक्विटी से। करेक्ट। यानी कि फर्स्ट सिचुएशन में मेरे को सारा का सारा पैसा कहाँ से रेज करना होगा? इक्विटी से, क्योंकि डेट से मैं कितना पैसा रेज कर रहा हूँ? ठेंगा 0। समझ आ गई बात? आगे चलते हैं, अभी समझ आएगी। देखिए दूसरी सिचुएशन में मुझे 30 लाख रुपए रेज करने हैं और गिवन है कि मुझे 10 लाख रुपए डेट से रेज करने होंगे, तो बाकी पैसा मैं कहाँ से रेज करूँगा? इक्विटी से। तो 30 लाख माइनस 10 लाख 20 लाख। तीसरी सिचुएशन में अगेन मुझे 30 लाख रुपया रेज करना है और डेट से मैं पैसा रेज करूँगा 20 लाख, तो इक्विटी से कितना पैसा रेज करूँगा मैं? 10 लाख रुपये। क्या मैं इसको लिख सकता हूं ए माइनस बी? यानी ए में से मैंने बी को माइनस किया ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि आपने इक्विटी का अमाउंट कैसे निकाला। यहां तक क्लियर? ये तो इंफॉर्मेशन गिवन है हम लोगों को, हमने इक्विटी को कैलकुलेट कर लिया। अब डी पॉइंट के अंदर हम निकालेंगे नंबर ऑफ शेयर्स। अब मजे की बात यह है कि क्वेश्चन में हमें कहीं गिवन नहीं है कि जो शेयर हम इशू करेंगे वो कितने का होगा, 10 रुपए का होगा, 50 रुपए का होगा या 100 रुपए का होगा। तो हम यहाँ एज्यूम करेंगे नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पर ₹10। आप 100 भी कर सकते हैं, 50 भी कर सकते हैं, इट्स योर चॉइस। हम 10 इसलिए करते हैं कैलकुलेशन आसान हो जाती है। हाँ, अगर क्वेश्चन में गिवन होगा कि जो इक्विटी से पैसा रेज करना है वो 50 रुपए का शेयर होगा या 100 रुपए का होगा, तो आप एज्यूम नहीं करेंगे, वही लेके चलेंगे। इज दैट क्लियर? नहीं दे रखा तो आपकी मर्जी है। इजी कैलकुलेशन के लिए 10 मान लेंगे तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। अब एक बात बताएं मुझे, यहाँ पर हमने 30 लाख रुपए रेज करना है इक्विटी से और एक शेयर का जो प्राइस है वो है 10 रुपए, तो हम कितने शेयर्स इशू करेंगे फर्स्ट सिचुएशन में? आई रिपीट, 30 लाख रुपए का 30 लाख रुपए हमें इक्विटी से रेज करने हैं और एक शेयर की वैल्यू है 10 रुपए, तो हम कितने शेयर्स इशू करेंगे कि हमारी 30 लाख रुपए रेज हो जाएं? परफेक्ट, 3 लाख। क्या बात है, बिल्कुल सही, करेक्ट। दूसरी सिचुएशन में 20 लाख रुपए रेज करना है और 10 रुपए का एक शेयर है, तो हम कितने शेयर्स इशू करेंगे? 2 लाख। 20 लाख डिवाइड बाय 10, करेक्ट। 10 लाख डिवाइड बाय 10, यहां पर हम शेयर इशू करेंगे 1 लाख। ये हो गई हमारी सारी बेसिक इंफॉर्मेशन हमारे पास इकट्ठी हो गई। हमने कैलकुलेशन कर लिया और बेसिक इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई। यहां तक कोई दिक्कत है बेटा तो बताएं। अगर कोई दिक्कत यहां तक आ रही है तो आप इस वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करें और दोबारा से सुनें, क्योंकि इसके बाद हमारा अगला पड़ाव शुरू होगा। तो अगला स्टेप क्लियर करने से बेटर है कि पहले वाला स्टेप भी आपको क्लियर होना चाहिए। अब मैं इस क्वेश्चन को हटा देता हूं क्योंकि इस क्वेश्चन की हमारी इंफॉर्मेशन जो थी वो हमने शेयर कर ली सारी। अब जो हमारा रह गया वो है ईपीएस कैलकुलेशन। चलिए आगे चलते हैं। ई पॉइंट, अब यहां से हमारी कैलकुलेशन स्टार्ट होती है। हमें गिवन क्या था? ईबीआईटी, अर्निंग
बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, EBIT। हमें EBIT गिवन है 4 लाख। तीनों सिचुएशन में हमारे को 4 लाख गिवन है। बेटे चेंज नहीं होगा यहाँ पर। अब ये मत सोचना कि पहली सिचुएशन में 4 लाख है तो दूसरे में चेंज हो जाएगा। अच्छा EBIT होता क्या है, रुको मैं बताता हूँ। EBIT का मतलब होता है प्रॉफिट। तो EBIT क्यों लिखा? आपको याद होगा, आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होगा 11th के अंदर में, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, उसके बाद प्रॉफिट बच जाता है, उस प्रॉफिट को EBIT बोलते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसका मतलब ये होता है ये वो प्रॉफिट है जिसमें से ना तो हमने डेट का भी इंटरेस्ट पे किया है, ना ही गवर्नमेंट को टैक्स पे किया है। और ऑब्वियसली बात है कि ये दोनों चीज़ें जो होती हैं ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, तो ये बाद में होगा। P&L अकाउंट बनने के बाद इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो यानी कि नेट प्रॉफिट है जिसको हम EBIT बोलते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। यानी ये वो प्रॉफिट है जिसमें से हमने क्या क्या माइनस नहीं किया, 2 चीज़ें माइनस नहीं की, एक इंटरेस्ट और एक टैक्स। इज दैट क्लियर? पक्का? चलिए आगे, चलिए जी। F। अब हम क्या करेंगे, इसमें से हमें माइनस करना है इंटरेस्ट भी और टैक्स भी। अब क्वेश्चन ही आता है कि पहले किसको माइनस करें, इंटरेस्ट को माइनस करें या टैक्स को माइनस करें? आप बताएं। माइनस करना है, दोनों में से किसी को भी माइनस करते हैं, है ना? नहीं, हम पहले इंटरेस्ट को माइनस करेंगे, टैक्स को नहीं करेंगे, क्योंकि जब आप इंटरेस्ट को माइनस कर देंगे तो हमारा टैक्स कम हो जाएगा। मान लीजिए 30% टैक्स है, तो मैं डायरेक्ट 30% निकालूँ, 4 लाख का कितना आएगा? 1,20,000। यहाँ पर भी कितना आएगा? 1,20,000। और यहाँ पर भी कितना आएगा? 1,20,000, क्योंकि टैक्स रेट दे रखा है 30%। तो 4 लाख का 30% कितना हो गया? 1,20,000। यानी कि अगर मैं इंटरेस्ट माइनस नहीं करता, डायरेक्ट टैक्स देता हूँ, तो मेरे को तीनों सिचुएशन में जो इनकम टैक्स पे करना होगा वो कितना होगा बेटा? 1,20,000, 1,20,000। इसलिए हम पहले इंटरेस्ट माइनस करेंगे, लेस इंटरेस्ट। अच्छा जी, इंटरेस्ट किस पर निकालेंगे हम? डेट पर। ये रहा डेट, तो मैं लिख दूँ 10% ऑफ B, यानी जो B कॉलम है मेरा उसका 10% निकालना है मेरे को। हाँ जी, 0 का 10% निकालिए, कितना आया? 0। करेक्ट, क्या बात है, अभी मैथ्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। 10 लाख का 10% कितना हुआ? 1 लाख। और 20 लाख का 10% कितना हुआ? 2 लाख। हाँ जी, इंटरेस्ट लेस कर दूं तो अब मेरे पास ABCDEFG, देखो ABCD में हम साथ साथ सीख रहे हैं। अब मेरे पास बच गया अर्निंग बिफोर टैक्स। अर्निंग बिफोर टैक्स का मतलब हो गया E माइनस F। अगर मैं E में से F को माइनस कर दूं, अर्निंग बिफोर टैक्स आ जाएगा 4 लाख माइनस 0, 4 लाख, 4 लाख माइनस 1 लाख, 3 लाख, 4 लाख माइनस 2 लाख, 2 लाख। ABCDEFGH, लेस टैक्स एट द रेट 30%। 4 लाख का 30% कितना हो गया बेटा? 1,20,000। 3 लाख का 30% कितना हो गया? 90,000। ओए होए, क्या बात है, जरा ध्यान से सोचो। नहीं समझ आया? अरे एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकल गया जो हमने सोचा था, अभी भी नहीं आया। ध्यान से देखो, फर्स्ट सिचुएशन में हम इनकम टैक्स कितना पे कर रहे हैं? 1,20,000। और दूसरी सिचुएशन में इनकम टैक्स कितना पे कर रहे हैं? 90,000। बचत कितनी की हुई बेटा? 120 माइनस 90, 30,000 की। दोनों सिचुएशन में प्रॉफिट सेम है, लेकिन यहां पर हमें इनकम टैक्स बच रहा है कितना? 30,000 रुपए का। नहीं समझ आई बात? अरे भाई तुम्हारे सामने है यार, कोई मैंने कैलकुलेशन ऊपर नीचे नहीं की है, देखो जरा। हाँ, अब समझ में आया ये 30,000 पे क्यों बचे। ये हमने टैक्स कम क्यों पे किया? क्योंकि यहां पर हमने इंटरेस्ट पे किया बेटे, हमने पैसा डेट से रेज किया है। एक बात बताओ, आप एक शॉपिंग मॉल में गए, एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, आपने शॉपिंग करी और सारा सामान उठाया, करीब 1 लाख रुपए का सामान आपने उठाया
और आप कैश काउंटर पे गए पेमेंट करने के लिए। अब आप तो नोट गिन रहे हो 1 लाख रुपया देने के लिए, और जब आप पे करने लगे तो कैश काउंटर वाले कहते हैं 70,000 पे कर दो। आपने कहा 70,000, मन में बड़ी खुशी भी हो रही है क्योंकि सामान आपने उठाया 1 लाख रुपए का और वो आपसे मांग रहा है 70,000 रुपये। खुशी भी बहुत हो रही है लेकिन डर भी लग रहा है, यार पूछूं तो क्यों पूछूं, 30,000 का नुकसान हो जाएगा। लेकिन आप ईमानदार व्यक्ति हैं, आपने पूछ लिया, भैया मैंने तो सामान 1 लाख रुपए का उठाया था, आप बिलिंग 70,000 रुपये की क्यों बता रहे हो। तो उसने बोला सर 30,000 रुपया कैश बैक है। ओए होए क्या बात है भाई, चेहरे पे चमक, क्योंकि आप मन में सोच के चल रहे थे 1 लाख रुपए का खर्चा कर दिया लेकिन खर्चा हुआ 70,000 रुपये का। यही बात यहां भी लागू होती है। आपने इंटरेस्ट कितने का पे किया था, 1 लाख रुपए का, लेकिन आपको इनकम टैक्स कितना बच गया यहां पर, 30,000 रुपए का। तो एक्चुअल में आपने इंटरेस्ट कितना पे किया, 70,000। मेरी बात समझ आई। आपने इंटरेस्ट कितने का पे किया, 1 लाख रुपए का, और उसको पे करने की वजह से आपका इनकम टैक्स कितना कम हो गया, 30,000, 30,000 रुपए। इसका मतलब इफेक्टिव इंटरेस्ट कितना हो गया आपका, 70,000। सर ये पहला सॉल्यूशन है व्हाई डेट इज कंसीडर्ड चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस, क्योंकि सिर्फ डेट के केस में ही इंटरेस्ट को माइनस किया जाता है और टैक्स बचता है, इक्विटी के केस में नहीं बचता। इसीलिए पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल गया कि क्यों कंपनियां कर्जा लेती हैं, क्योंकि बेटा इनकम टैक्स बचता है, तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी कम हो जाता है। यही रीजन है कि बैंक जो है रेंटेड प्रॉपर्टी लेता है, क्योंकि रेंट जब वो पे करता है तो उसका इनकम टैक्स बच जाता है। यही कारण है बड़े बड़े शोरूम्स रेंटेड लीज प्रीमिसेस पर होते हैं, किराए पर, क्योंकि जो वो रेंट पे करते हैं उस पे इनकम टैक्स बच जाता है। हाँ चलो, एक सॉल्यूशन तो हो गया, बिना ईपीएस कैलकुलेट किए हमें एक सॉल्यूशन तो पता चल गया कि व्हाई डेट इज कंसीडर्ड टू बी द चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस। चलिए आगे चलते हैं। यहां पर 30% निकालिए, 2 लाख का 60,000। अरे बाप रे, ये तो डबल खुशी हो गई, खुशी स्क्वायर, खुशी इंटू खुशी। भाई यहां हम 1,20,000 पे टैक्स पे कर रहे थे, यहां पर कितना पे कर रहे हैं, 60,000। कितने की बचत हो गई, 60,000 टैक्स की। यानी कि जैसे जैसे हम डेट की तरफ मूव करते जा रहे हैं हमारा इनकम टैक्स बचता जा रहा है। देखा, मैंने कहा था ना, रीजन समझ आ गया। इसीलिए डेट से पैसा रेज किया जाता है, क्योंकि डेट की कॉस्ट हमेशा बहुत कम होती है। क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अब हमारा इनकम टैक्स भी निकल गया भाई साहब, वो भी दे दिया। अब हमारे पास आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जिसको हम बोलते हैं PAT, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी कि G माइनस H, है ना। G में से H को माइनस कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 4 लाख माइनस 1,20,000 आ गया 2,80,000, 3 लाख माइनस 90,000 2,10,000, और ये आ गया 1,40,000। अब जरा ध्यान से देखना मेरे बेटा, हमने जो शुद्ध प्रॉफिट कमाया था 4 लाख, उसमें से बाहर वालों का जो कर्जा देना था वो भी दे दिया। जाओ जी, जितने भी डेट थे हमारे कर्जे थे उनका इंटरेस्ट पे कर दिया, गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दिया। अब बेचारे कौन बचे, इक्विटी शेयर होल्डर्स। कौन बचे बेटा, इक्विटी शेयर होल्डर्स। अब एक छोटा सा पॉइंट और पूछता हूं आपसे मैं। मान लीजिए आपकी फर्म में 1 लाख रुपए प्रॉफिट हुआ, ठीक है, और आप अकेले बिजनेस चलाते हो, तो आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा, 1 लाख, ठीक है। अगर आप और मैं पार्टनर होते बराबरी के, तो आपके हिस्से में कितना आता, 50,000। कैसे कैलकुलेट किया, आपने टोटल प्रॉफिट को 2 लोगों में डिवाइड कर दिया, करेक्ट, फाइन। अच्छा मान लो अगर हम 4 लोग होते, तो अगर फर्म के अंदर हम 4 लोग होते तो एक के हिस्से में कितना प्रॉफिट आता, 25,000। आपने क्या किया, 1 लाख को 4 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, 25 25 25 हम चारों के हिस्से में आता। मान लो 1 लाख प्रॉफिट में अगर शेयर होल्डर्स होते 1 लाख, तो एक के हिस्से में कितना आता, 1 रुपया, है ना। 1 लाख डिवाइड बाय 1 लाख, इसको बोलते हैं EPS। अच्छा तरीका है ना, दोबारा समझाऊं, चलो बता देता हूं बेटे। 2,80,000 प्रॉफिट है, अब ये किस में बटेगा, जितने शेयर्स हैं हमारे, और शेयर्स हैं कितने जरा ऊपर करके देखें, ये रे नंबर ऑफ शेयर्स 3 लाख।
अब समझ आया कि नंबर ऑफ शेयर्स हमने पहले क्यों निकाला था। इसीलिए आप भी सोच रहे होंगे पता नहीं नंबर ऑफ शेयर सर क्यों निकाल रहे हैं। इसलिए क्योंकि 2,80,000 रुपया कितने लोगों में बटेगा, 3 लाख। जैसे मैंने बताया ना 1 लाख प्रॉफिट 4 लोगों में बटेगा अगर 4 पार्टनर है, 1 लाख प्रॉफिट 10 लोगों में बटेगा अगर 10 पार्टनर है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 3 लाख, तो 2,80,000 कितने में बटेगा, 3 लाख लोगों में। और ये हमारा आ जाएगा अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर जिसको बोलते हैं हम EPS। और अगर आप यहाँ लिखना चाहो तो आप लिख भी सकते हो। हमने आई सेक्शन को डिवाइड किया है डी वाले सेक्शन से, तो 2,80,000 डिवाइड बाय 3 लाख, ये आ गया आपका 0.93। 2,10,000 को कितने लोगों में डिवाइड करेंगे बेटा, 2 लाख में। इसको डिवाइड कीजिए 1.05। 1,40,000 को आप 1 लाख से डिवाइड कीजिए, कितना आएगा, हाँ ये तो बड़ी जल्दी बता दोगे, 1.4। तो ये हमारा निकल गया EPS, अर्निंग पर शेयर। क्या निकल गया बेटे, अर्निंग पर शेयर। अब ठीक है, नाउ इट्स क्लियर। अब हमें EPS कैलकुलेट करना आ गया। पहले हमें किसको लेस करना है, इंटरेस्ट को, बाद में किसको लेस करना है, टैक्स को, उससे पहले नहीं करना। कोई दिक्कत नहीं सर, इतना आसान। बेटे एक बात और, अगर अभी भी यहाँ पर कहीं दिक्कत आ रही है तो वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा सुनना, इसके बाद आगे बढ़ना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे चल के हम और एनालिसिस करने वाले हैं। अगर यहाँ समझ आ गया तो वाह, थम्स अप, ग्रेट। तो यहाँ पर हमने EPS कैलकुलेट किया और एक एनालिसिस किया। जरा ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ पर EPS कितनी है, 0.93, और यहाँ पर कितनी है, 1.05। भाई साहब बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। यहाँ कितनी है, 1.05, और यहाँ पर कितनी है EPS, यहाँ पर भी बढ़ रही है। आपको याद होगा हमारा जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पहला टॉपिक इस चैप्टर का, सबसे पहली टॉपिक पहली वीडियो में मैंने कहा था हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब होता है MPS को इंक्रीज करना, और MPS कब इंक्रीज होती है, जब EPS इंक्रीज होती है। क्या होती है, EPS इंक्रीज होती है, तो उसको बोलते हैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो यहाँ पर अब आपको EPS कैलकुलेट करना आ गया बेटे, पक्का। चलिए अब अगली वीडियो में मैं आपके साथ में दोबारा एक और EPS कैलकुलेट करना सिखाऊंगा और एनालिसिस करना सिखाऊंगा। अगर यहाँ तक नहीं समझ आया, इस वीडियो को बार बार रिपीट कीजिए, बार बार देखिए। अगली वीडियो में मैं शेयर करूंगा, जी हाँ, अगली वीडियो में शेयर करूंगा इस EPS का अगला पार्ट 2। टेक केयर।